नमस्कार दोस्तों, हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं इन्वायरमेंट पीटी 365 विजन आईएएस का। उस सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कंटेक्स्ट क्या है इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का? तो केरला बिकम फर्स्ट स्टेट, मतलब केरला जो है ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने इंट्रोड्यूस किया है अमेंडमेंट टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एम्ड एट ईजिंग द प्रोसीजर फॉर किलिंग वाइल्ड एनिमल दैट पोज थ्रेट टू द ह्यूमन। मतलब केरल ऐसा राज्य बना है जिसने कानून बनाया है, अमेंडमेंट किया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कि किस तरीके से कोई वाइल्ड एनिमल अगर ह्यूमन को थ्रेट पहुंचाता है, मतलब ह्यूमन के लिए, मानव के लिए जो है अगर थ्रेटन है, नुकसान पहुंचाने की कंडीशन में है, तो उसको किल करना हो तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए किसी वाइल्ड एनिमल को किल्ड करने का। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो है एक्चुअल एम क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, birds, plants and matters connected therewith a view to ensuring ecological and environmental security of the country। मतलब इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी के लिए वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स और जो इनसे इंटरकनेक्टेड मैटर है, जिनके रहने से जो है इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल की सिक्योरिटी और बैलेंस मेंटेन रहता है, तो वैसे प्राणियों को, जीव जंतु को, पक्षी को, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है। किस एक्ट के तहत? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। इसके अंतर्गत जो है मतलब 4 शेड्यूल दिए हुए हैं फॉर द स्पेसीज प्रोटेक्शन के लिए। शेड्यूल 1 क्या है कि हाईली प्रोटेक्टेड जो है, जिसको हाईली प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वैसे स्पेसीज को शेड्यूल 1 में रखा हुआ है। हाई लेवल प्रोटेक्टेड स्पेसीज ऑफ द एनिमल, मतलब एनिमल में वो स्पीसीज जिसको हाई प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जिसमें आगे मान लीजिए लॉयन, टाइगर, चीता, इस टाइप के जो है एनिमल्स आ गए। शेड्यूल 2 में क्या है? एनिमल स्पीसीज विथ लेस लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्शन तो है शेड्यूल 2 में भी वह मतलब स्पीसीज हैं, एनिमल स्पीसीज जिनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, लेकिन कंपेरेटिवली शेड्यूल 1 से शेड्यूल 2 जो है थोड़ा सा लिबरल होता है। शेड्यूल 3 में क्या है? प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज, मतलब इसमें जो पेड़ वगैरह जो होते हैं वैसे स्पीसीज जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, जिनको प्रोटेक्शन करना है, तो वैसे प्रोटेक्टेड मतलब प्लांट स्पीसीज को जो है प्रोटेक्शन के लिए शेड्यूल 2 में उनको रखा गया है। और शेड्यूल 4 में जो है स्पेसीज का जो है स्पीसीज का लिस्ट है जो कि साइट्स के अंतर्गत है, जैसे मतलब जिनका जो है ट्रेड इन द वाइल्ड जो है, इंटरनेशनल ट्रेड ऐसा ना हो कि उनके ट्रेड से जो है उनका वाइल्ड लाइफ में जो है नुकसान हो सकता है। तो जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के तहत कोई भी एनिमल्स का, प्लांट का, स्पीसीज का जो है शेड्यूल 1, 2, 3 में जो भी हैं उनका ट्रेड ऐसा ना हो कि जिससे उनके जो है जीवन चाहे एक्सटिंक्शन का भी जो है खतरा हो सकता है। तो वैसे स्पीसीज जो कि साइट्स के अंतर्गत है उनको शेड्यूल 4 में रखा जाता है। अब इसको रेगुलेट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को रेगुलेट करने के लिए जो है इस्टेब्लिशेस इंस्टीट्यूशनल बॉडी लाइक नेशनल बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ, मतलब एक सेंट्रल लेवल पे, केंद्रीय लेवल पे नेशनल बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ है, जिसके चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री खुद। स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, सेंट्रल जू अथॉरिटीज़ है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये जो है ये संस्थाएं हैं जो कि इसको मतलब एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए है। और हंटिंग जैसे वाइल्ड एनिमल्स वगैरह को हंटिंग के लिए, तो प्रोहिबिट ऑफ हंटिंग ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1, 2, 3 एंड 4। मतलब कोई भी वाइल्ड एनिमल है जो कि शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में अगर स्थित है, लिस्टेड है, तो जो है उसको जो है हंटिंग के लिए प्रोहिबिट किया गया है। कंडीशन क्या है कि अगर किसी कंडीशन में अगर उसको जो है हंटिंग करने का नौबत आता है तो उसके लिए वो कंडीशन जो है सेक्शन 11 और 12 में दिया हुआ है। सेक्शन 11-12 स्पेसिफाई करता है कि किस कंडीशन में जो है किसी वाइल्ड एनिमल्स का हंटिंग करने के लिए परमिशन दिया जाएगा। एज पर द सेक्शन 11-12 वाइल्ड चीफ लाइफ वार्डन, मतलब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो परमिट कर सकते हैं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो परमिट कर सकते हैं ऑफ द वाइल्ड एनिमल अंडर द शेड्यूल 1 एंड 2 इन सर्टेन केसेस, मतलब कुछ केसेस में जो है परमिट कर सकते हैं मतलब वाइल्ड एनिमल्स को हंटिंग के लिए जब वो ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस हो जाए। कोई एनिमल अगर मान लीजिए कोई बाघ है, टाइगर है, अगर वो ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस हो गया है तो उसको हंटिंग करने के लिए जो है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से आप परमिशन लेकर हंटिंग करने का जो है एक तरीके से अधिकार मिल जाता है। डेंजर फॉर द ह्यूमन लाइफ, डिसेबल्ड, डिसीज बियॉन्ड रिकवरी, मतलब ऐसा कोई जानवर अगर बीमार हो जाए और वो जो है बीमारी उसकी रिकवर ना हो जाए और उसकी बीमारी स्प्रेड होने का खतरा हो जाए, तो फिर उसको इस कंडीशन में भी उसको हंटिंग करने का परमिशन मिल जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ड्यूटी से, मतलब साइंटिफिक रिसर्च के लिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है परमिट कर सकते हैं हंटिंग के लिए। प्रोवाइड्स फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ एरिया एज ए नेशनल पार्क, मतलब जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है एक तरीके से जो हेल्प करता है किसी एरिया को नेशनल पार्क में
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कंजर्वेटिव रिजर्व में एंड कम्युनिटी रिजर्व में अगर डिक्लेयर करना है प्रोटेक्शन के लिए किसके, वाइल्ड लाइफ और देयर हैबिटेट्स, मतलब वाइल्ड लाइफ और उसके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेटिव रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व जो है अगर हम इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें भी जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो है मतलब कानून उसमें लागू होता है, उसके तहत जो है इसको डिक्लेयर किया जाता है। प्रियर परमिशन फॉर द ट्रांसलोकेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द शेड्यूल्ड वन एनिमल, मतलब अगर शेड्यूल्ड वन एनिमल कोई है, मतलब शेड्यूल वन में लिस्टेड कोई एनिमल है और उसको ट्रांसलोकेट करना है, मतलब अगर वो मध्य प्रदेश के किसी नेशनल पार्क में है, उसको राजस्थान के किसी नेशनल पार्क में लोकेट करना है, ठीक है, चाहे वेस्ट बंगाल में कहीं भी जो है अगर ट्रांसलोकेशन होता है तो उसके लिए जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है उसको परमिशन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा, फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनी अदर वाइल्ड एनिमल। और शेड्यूल वन एनिमल्स के अलावा अगर कोई दूसरा एनिमल है तो स्टेट गवर्नमेंट से जो है परमिशन लेना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है रिटेन राइट टू रिवोक द परमिट इफ़ देर आर सेफ्टी इशू और मिसहेप, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसके पास अथॉरिटी है, राइट्स है कि वो परमिशन जो अगर दिया गया है उसको कभी भी रिवोक कर सकता है, किसी परमिशन को विड्रॉ भी कर सकता है इफ़ देर आर सेफ्टी इशू और मिसहेप, मतलब अगर सेफ्टी से संबंधित कोई इशू आता है ट्रांसलोकेशन में, मिस हैपनिंग की कुछ अगर कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो उस कंडीशन में जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है इस परमिशन को रिवोक कर सकता है। तो ये हुआ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से संबंधित जो है हमारा डिस्कशन। बेसिकली कंटेक्स्ट था इसका कि केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट जो है उसने जो है अमेंडमेंट किया है कि इस कंडीशन में जो है वाइल्ड एनिमल को किल्ड करने का मतलब परमिशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन एक्ट। कंटेक्स्ट क्या है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ये यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो इसने क्या है किया है कि हैज इशूड अ न्यू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन एक्ट 2025, मतलब जो है एक नया रेगुलेशन 2025 के लिए लागू किया है जिसमें जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग, मतलब जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, उसका एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग किस मॉडल पे होगा उसके संबंधित कुछ रेगुलेशन लाया गया है। और ये जो है ये अमेंडमेंट किया गया है पिछला जो ऑर्डर था हमारा उसके संबंध में। क्या है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन एक्ट 2025? तो इसका एम क्या है कि टू रेगुलेट हाउ बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज आर फेयरली शेयर्ड, मतलब जो है बायोलॉजिकल रिसोर्स से मिलने वाला कोई नॉलेज है, कोई बेनिफिट है, तो उसको जो है जो कि ह्यूमन बींग में सोसाइटी में ही इसको शेयर करना है, तो किस तरीके से उसका जो है फेयरली जो है शेयर किया जा सके। नोटिफाइड बाय नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी टू रिप्लेस 2014 गाइडलाइन, 2014 की जो गाइडलाइन है उसको रिप्लेस करके जो है ये 2025 वाला जो है गाइडलाइंस को जारी किया गया है अंडर द एक्ट ऑफ क्या है बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है हमारा जो है फर्स्ट टाइम लागू हुआ था 2002 में। तो उस एक्ट को और कंप्लायंस करने के लिए और जो चेंजेस सिनेरियो होते हैं उसको जो है अडॉप्ट करने के लिए जो है ये नया रेगुलेशन लाया गया है 2014 से एडवांस फॉर्म में, चाहे 2014 के एक्ट को रेगुलेट करके। की हाईलाइट क्या है इसमें कि इंक्लूजन ऑफ डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन और एसोसिएटेड नॉलेज एज मेड ऑफ बेनिफिट शेयरिंग फॉर एक्सेसिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी चाहे रेगुलेशन की जिसको बोला जाए। तो है क्या चीज़ कि जो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन चाहे एसोसिएटेड नॉलेज है उससे जो बेनिफिट होता है उसको भी शेयर करने की बात की गई है। जो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन इज ए पॉलिसी टर्म्स फॉर द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज, मतलब जो जेनेटिकल रिसोर्सेज हैं उसको डिजिटली जो है वो पब्लिकेशन होना चाहिए और पॉलिसी फार्मुलेशन के लिए भी जो है इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इंक्लूडिंग जीनोम डेटा लाइक डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंसेस। इस जो है डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूडेड रहेंगे, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंसेस। प्रियर इंटीमेशन टू एनबीए फॉर अप्रूवल नीडेड फॉर द पर्सन इंडस्ट्री इंटेंडिंग टू एक्सेस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज प्रियर इन्फॉर्मेशन कंसेंट, मतलब जो है कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी मैनेजमेंट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन अगर ये जो बायोलॉजिकल रिसोर्स से संबंधित डेटा अगर चाहती है, रिक्वायर्ड है, तो उसको जो है नेशनल बायोलॉजिकल अथॉरिटी से जो है बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से जो है पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। नॉट अप्लीकेबल इन द केस ऑफ एक्सेस टू कल्टिवेशन एंड मेडिसिनल प्लांट्स नोटिफाई अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। लेकिन ये जो प्रेयर परमिशन है अगर इसको एक्सेस करना है किसके लिए, कल्टिवेशन ऑफ द मेडिकल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट को अगर कल्टिवेट करने के लिए ये डाटा का अगर हमको ज़रूरत है तो इस डाटा को एक्सेस करने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है अंडर द एक्ट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। स्लैब्स डिलिनिएट बेस्ड ऑन एनुअल टर्नओवर विथ अमाउंट पेबल एज ए परसेंटेज ऑफ द एनुअल ग्रॉस एक्स फैक्ट्री सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब इसमें जो है ये बात ये कहा गया कि कोई भी कंपनी फैक्ट्री जो भी है वो अगर नेचुरल रिसोर्स जो है
बायोलॉजिकल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करके कोई बिजनेस करता है, कॉमर्शियल पर्पज़ है उसका, तो उस कॉमर्शियल पर्पज़ से होने वाले बेनिफिट, चाहे उस कंपनी का टर्नओवर वगैरह जो है उसके हिसाब से जो है अपने बेनिफिट का जो है कुछ जो पैसा है परसेंटेज के टर्म्स पे शेयर करना है किसको, जो उस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रखे हैं, जो उस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं उनके साथ शेयर करना है। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है यहाँ पे, जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्शन करने का अभी सोल अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हुई चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हुई। तो इनके साथ आपको शेयर करना है। अगर आप जो है इस बायोलॉजिकल रिसोर्स से जो है कि डाटा शेयरिंग से जो बेनिफिट मिलता है आपको, चाहे इसके यूटिलाइजेशन से जो है आप डीएनए आरएनए जो भी डाटा वगैरह शेयर कर ले रहे हैं, और उसके हिसाब से जो है अगर आप इसके प्रोडक्ट को यूज कर कोई बिजनेस करते हैं तो आपको जो है इसके होने वाले प्रॉफिट चाहे टर्नओवर से आपको कुछ गवर्नमेंट को शेयर करना है। क्या वे में शेयर करना है कि अगर आपका एनुअल ग्रॉस एक्स फैक्ट्री सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जो है आप प्रोडक्ट जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से, फॉरेस्ट से, अगर उसका जो एनुअल ग्रॉस ओवर एक्स फैक्ट्री सेल प्राइस अगर 5 लाख रुपए से कम है, 5 करोड़ रुपए से कम है, अगर अप टू 5 करोड़ है तो आपको जो है कोई टैक्स तो नहीं देना है, लेकिन पेपर वर्क आपको करना है। अगर 1 करोड़ से कम है, अगर 1 करोड़ से कम आपका टर्नओवर है तो आपको कोई टैक्स वगैरह नहीं देना है, क्योंकि आपको स्मॉल इंडस्ट्री मान करके जो है टैक्स से एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इवन अप टू आपको पेपर वर्क भी नहीं करना है। 5 करोड़ तक का है अगर, तो भी आपको नील मतलब बेनिफिट जो है शेयरिंग करना है। टैक्सेस जो है आपको एक तरीके से गवर्नमेंट को जो देना है वो एक तरीके से नहीं देना है, लेकिन आपको पेपर वर्क करना है। और 2.6% फॉर द टर्नओवर ऑफ द 250 करोड़। और अगर 250 करोड़ से ऊपर का अगर टर्नओवर हो जाता है, कोई आपका बिजनेस कॉमर्स अगर एसोसिएटेड है इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के एक्सेस करने से, तो अगर आपका उससे बेनिफिट चाहे टर्नओवर जो बिजनेस का है 250 करोड़ से ऊपर हो जाता है, तो आपको क्या है 0.6% जो है देना अपने प्रॉफिट का, टर्नओवर का। यूजर विथ मोर देन 1 करोड़ टर्नओवर मस्ट सबमिट एनुअल रिसोर्स यूजेस स्टेटमेंट। और 1 करोड़ से ऊपर का जो है अगर आपका टर्नओवर है और 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, तो आपको रिसोर्स यूजेस स्टेटमेंट जो है सबमिट करना है एनुअली। बेनिफिट शेयरिंग फॉर द हाई वैल्यू बायोलॉजिकल रिसोर्स। और अगर कोई हाई वैल्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्स है, जैसे कि रेड सैंडर्स, अगर वुड्स, ये सब जो है इतना वैल्यूएबल प्रोडक्ट है ये कि इसमें कोई मतलब जो है 1 करोड़ 5 करोड़ का जो थ्रेशोल्ड है, क्राइटेरिया है, लागू नहीं होता है। टू नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द प्रोसीड ऑफ द ऑक्शन सेल अमाउंट परचेज प्राइस। मतलब इसमें जो है 5 करोड़ का 200-250 करोड़ का कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ये हाईली वैल्यूएबल चीज़ें हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेस है। तो आपको जो है जो 5% सीधे जो है आपका जो है जो ऑक्शन और सेल अमाउंट जो है आपने जो बिड किया है उसका जो है 5% आपको एज ए जो है गवर्नमेंट को शेयर करना पड़ेगा। और 20% मोर देन अमाउंट डिलिनेटेड इन केस ऑफ कॉमर्शियल यूज। और अगर कॉमर्शियल यूज है तो आपको 20% से भी ऊपर जो है जो ऑक्शन अमाउंट का जो है उसको शेयर करना पड़ेगा। बेनिफिट ऑफ द रिसर्च ट्रांसफ़र टू बी शेयर विथ एनबीए एज म्यूचुअली एग्रीड। तो जो है ये जो है बेनिफिट जो है आपको वो जो है नेशनल बायोलॉजिकल अथॉरिटी के साथ जो है म्यूचुअली एग्रीड जो है मतलब जो है पर्पज़ है शेयर करने का, उसके साथ मतलब उसके हिसाब से आपको शेयर करना है। और कौन सा है मतलब किस टाइप का है, जो मतलब जो है नॉन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला जो यूज है उसको जो है इसमें काउंट किया गया है। इफ़ आईपीआर कमर्शलाइजेशन अप टू द 1% ऑफ द एनुअल सेल वेयर रिवेन्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स टू बी शेयर विद द एनबीए। और अगर जो आईपीआर है उसको अगर कमर्शलाइज करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, मान लीजिए कोई आपने रिसर्च किया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से संबंधित और उसको जो है उससे आईपीआर जो फाइल किया, उसके बाद उसका जो कमर्शलाइजेशन अगर कर देते हैं आप करते हैं, तो उसको अप टू 1% ऑफ द एनुअल सेल्स रेवेन्यू जो है वो टू बी शेयर विद द नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नेशनल बायोलॉजिकल अथॉरिटी के साथ शेयर करना है। तो फिर ये क्या है अबाउट एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। मतलब एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग क्या चीज़ होता है, तो इट इज़ अबाउट हाउ जेनेटिक रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड एंड हाउ द बेनिफिट फ्रॉम देयर यूज आर फेयरली शेयर्ड बिटवीन यूजर एंड प्रोवाइडर। मतलब यहाँ पर जो है जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज जो हम एक्सेस कर रहे हैं, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से संबंधित जो जेनेटिकल रिसोर्सेज है उसको एक्सेस कर रहे हैं। एक्सेस करने के बाद अगर इसकी यूटिलाइजेशन से जो हमको बेनिफिट मिलता है, तो उस बेनिफिट का जो है हम कैसे जो है बेनिफिट को फेयरली जो है शेयर करते हैं किसके साथ। एक तो यूजर हुआ जिसने उस जानकारी को एक्सेस किया और उससे बेनिफिट लिया, तो वो यूजर हुआ। और वो प्रोवाइडर कौन है, समझ लिया यहाँ पे गवर्नमेंट है, चाहे कंजर्वेटिव अथॉरिटी है तो वहाँ के लोकल लोग हैं तो अल्टीमेटली जो है डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन वो गवर्नमेंट के साथ ही शेयर होगा। शेयर का मतलब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यहाँ पे संस्था आ गई, तो उसके साथ शेयर करने का जो है ये मॉडल है। फ्रेमवर्क क्या है, कवर्ड अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंडिया में आई थी 2002 में। तो ये जो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग जो है वो 2002 के कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तहत गवर्न करता है। बॉर्न गाइडलाइंस क्या है,
तो ये एक संस्था है, मतलब इस बॉन जो है समिट के बाद ये जो है 2000 का गाइडलाइंस आया था कि वॉलंटियरली गाइडलाइंस टू असिस्ट गवर्नमेंट एंड स्टेक होल्डर्स इन डेवलपिंग नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी मेजर फॉर द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, आउटलाइन की स्टेप्स फॉर प्रियर इन्फॉर्मेशन कंसेंट एंड म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स। मतलब इसमें ये है कि मतलब जो है आप मतलब एक तो म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स कंडीशन होगा गवर्नमेंट के साथ, चाहे नेशनल बायोलॉजिकल अथॉरिटी के साथ, जो और दूसरा जो है जो यूजर है जिसका कॉमर्शियल मोटो है उसके साथ म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स होगा, या तो पहले जो है प्री इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो ले करके जो है वो बिजनेस को करना चाहे कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन करना, ये दोनों उसमें शामिल है। नगोया प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल बोलता है कि ये लीगली बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द सीबीडी, मतलब सीबीडी के साथ साथ जो है एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है जो कि लीगली बाइंडिंग लीगली जो है एक तरीके से मानने वाली चीज़ें हैं फॉर द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट राइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। तो नगोया प्रोटोकॉल बोलता है कि जेनेटिक रिसोर्सेज को एक्सेस करने से, यूज करने से जो आपको जो बेनिफिट मिला है वो आपको जो है फेयर एंड इक्विटेबल शेयर करना है, इसकी लीगल बाइंडिंग देता है। फिर बोलता है कि मल्टीलेटरल मैकेनिज्म फॉर द यूज ऑफ डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन अडॉप्टेड एट सीबीडी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 जो है 2024 में हुआ था, उसके आधार पर। तो मल्टीलेटरल मैकेनिज्म को भी ये प्रमोट करता है। अब बोलते हैं कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी क्या है। तो इसका जो है देखिए, जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का है ये एक तरीके से इंडिकेशन है, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। जेनेसिस क्या है, तो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी अडॉप्टेड एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रियो अर्थ समिट 1922। जो अर्थ समिट रियो दी जेनेरियो में हुआ था 1992 में, 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था, उससे जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी निकल करके आया था। मेंबर कितने हैं इसके, 196 मेंबर है, इसमें इंडिया भी इसका मेंबर है। एवरी पार्टी मेंबर इज रिक्वायर्ड टू हैव नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। मतलब जो भी पार्टी इसके मेंबर है, कोई देश इसका मेंबर है, तो वहाँ पर क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कुछ न कुछ नेशनल राष्ट्रीय स्तर का कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए और एक्शन प्लान होना चाहिए। इंडिया और इसी के तर्ज पर जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तर्ज पर ही जो है इंडिया ने इसको फॉलोअप करने के लिए स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान के तहत बनाने के लिए इंडिया इनेक्टेड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो इंडिया ने जो है ये कानून पास किया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान के संबंध में। इसके 3 गोल हैं कि एक तो बायोलॉजिकल कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जो बायोलॉजिकल रिसोर्स है उसका सस्टेनेबल यूज होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इतना डिप्लीशन हो जाए कि उसकी हम रिकवरी न कर पाएँ, और जो हम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उससे होने वाले बेनिफिट का फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि बायोलॉजिकल कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग जो है इसके 3 मेन गोल हैं। मेजर प्रोटोकॉल क्या है कि ये तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी से संबंधित है 2002, मतलब इसी सीबीडी से निकल के आया है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन द बायोसेफ्टी 2003, और नगोया का बोलता है कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग 2014। तो ये 2 चीज़ें जो है निकल के आई इसमें, मतलब जो है तो बायोसेफ्टी से संबंधित और एक्सेस एंड बेनिफिट व्हाइल यूजिंग द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो ये जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से संबंधित हो गया। अब क्या है, इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क फॉर द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। अब जो नगोया ये जो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल बोलता है और नगोया प्रोटोकॉल बोलता है कि किस तरीके से बायोसेफ्टी को फॉलो करना है और एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग होनी चाहिए, उसके आधार पर जो है इंडिया में क्या फ्रेमवर्क तैयार किए गए हैं। तो पहला फ्रेमवर्क ये है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 पास किया गया है, ठीक है। इस इनेक्टेड इन लाइन विद द इंडियाज कमिटमेंट टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टू कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इंश्योर सस्टेनेबल यूज फॉर इट्स कंपोनेंट। मतलब जो है उस एक मतलब नगोया प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन द बायोसेफ्टी और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तहत जो है इंडिया ने जो है ये एक 2002 में पास किया, और इसमें कमिटमेंट एक तरीके से किया गया है कि हम किस तरीके से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, सेव करेंगे, और साथ ही साथ जो है सस्टेनेबल उसके कंपोनेंट्स का हम यूज करेंगे। स्कोप क्या है कि कवर ऑल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन इंडिया ब्रॉडर देन स्कोप ऑफ नगोया प्रोटोकॉल लिमिटेड टू जेनेटिक रिसोर्सेज। मतलब जो नगोया प्रोटोकॉल जो बोलता है वो बोलता है कि आपको जो है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो है इसके अंतर्गत आएगा, वो केवल जेनेटिकल रिसोर्स आएगा। लेकिन इंडिया में क्या है कि और इसके डेफिनेशन को और ब्रॉडन किया गया है, इसमें सभी ऑल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को जो है इंक्लूड किया गया है जो कि इंडिया में पाए जा रहे हैं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है कि हमारे में जो है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो है कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए 3 टियर सिस्टम है, जो कि तीनों जो है स्टेचुटरी बॉडी है, जैसे मतलब कानूनी जो है मान्यता मिली हुई है, कानून के द्वारा जो है इनको जो है अलग से अधिकार दिए हुए हैं, या फिर ये बोला जाए कि कानून पास करा के लोकसभा में
राज्यसभा में राष्ट्रपति के कंसेंट के बाद जो है इनको स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में डिक्लेयर किया गया है। उसमें सबसे ऊपर जो है नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, NBA जिसको बोलते हैं, एट द सेंट्रल लेवल हैज़ पावर ऑफ ए सिविल कोड, जिसके पास सिविल कोड का पावर है NBA के पास। स्टेट लेवल पे क्या है कि स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है एट द स्टेट लेवल, और जो है लोकल लेवल पे बोला जाए तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी BMC एट द लोकल लेवल। इम्पॉर्टेंट ABS रिलेटेड केस स्टडी, इसमें क्या है, जैसे जो है एक कानी ट्राइबल ग्रुप है केरला का, ठीक है, तो इनके साथ जो है जो मतलब जो है वहाँ के जो जीवनी ड्रग जो है डेवलप किया गया था फ्रॉम द आरोग्य पाचा प्लांट जो है उससे जो है जीवनी ड्रग जो है डेवलप किया गया था। तो इससे जो होने वाला बेनिफिट है उसको जो है एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग के तहत जो है कानी ट्राइबल के साथ जो है शेयर किया गया था। एक तरीके से केस स्टडी है, और हम जो है किसी भी एग्जाम में मतलब किसी भी स्टेज में एज ए एग्जाम्पल जो है इसको इस केस स्टडी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो जीवनी ड्रग है जिसको आरोग्य पाचा प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया है उसको बोलते हैं ट्रेडिशनली यूज्ड बाय द ट्राइब फॉर इट्स रिवाइटलाइजिंग प्रॉपर्टी, मतलब जो है इसके एक तरीके से एनर्जेटिक प्रोडक्ट के रूप में जो है यूज करते थे कौन, कानी ट्राइब्स। तो इसका जो जेनेटिकली रिसोर्सेज जो है उसका यूटिलाइजेशन करके कोई अगर संस्था ड्रग्स बनाती है और उसको प्रॉफिट होता है और चाहे प्रॉफिट हुआ तो उसको कानी ट्राइब मतलब कानी ट्राइब कम्युनिटी केरला के साथ उन्होंने शेयर किया। तो इसके साथ ही जो है ये वाला जो है पॉइंट, ये वाला जो है हमारा टॉपिक जो है खत्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CSS इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड हैबिटेट स्कीम। ये जो स्कीम है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब जैसे गवर्नमेंट की स्कीमें चलती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर देखा जाए तो एक तो सेंटर सेक्टर स्कीम होती है जिसमें गवर्नमेंट जो है मतलब जो है कंट्रीब्यूट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम होती है। एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, मतलब स्टेट्स को बोलती है कि आप जो है ये स्कीम चलाइए, ये योजना चलाइए, ये अर्जेंसी है, गवर्नमेंट कुछ इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मदद करती है। तो ये जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम, मतलब जो है ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं उसको जो है उससे कंजर्वेशन से संबंधित, चाहे उसके रिलोकेशन प्रोटेक्शन से संबंधित जो है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के डेवलपमेंट से संबंधित है। तो कंटेस्ट क्या है कि घड़ियाल और स्लॉथ बियर वेयर रिकमेंडेड फॉर द इंक्लूजन अंडर द स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ, मतलब घड़ियाल और स्लॉथ बियर जो है उनको रिकमेंड किया गया है कि इनको इंक्लूड किया जाए सेंटर के ये वाली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड हैबिटेट स्कीम में। तो इस स्कीम के बारे में है कि इसकी नोडल एजेंसी कौन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है नोडल मिनिस्ट्री है जो इसको लागू करेगी। स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। पर्पज क्या है इसका, कंडक्टिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशनल एक्टिविटीज़, मतलब जो इसका पर्पज ये है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ को। फाइनेंशियली असिस्टेंस कैसे होगा इसमें, प्रोवाइडेड टू द स्टेट एंड यूनियन फॉर द, इसमें जैसे ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है तो इसमें क्या होगा, सपोर्टिंग द प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से एक तरीके से सपोर्ट मिलेगा प्रोटेक्शन के लिए, कहाँ पे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेटिव रिजर्व, कंजर्वेशनल रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व में। प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया, और आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया मतलब जो है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, ये जो कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व जो है उससे बाहर भी अगर प्रोटेक्शन होता है तो उसमें के लिए भी जो है प्रोटेक्शन के लिए जो है इसमें बात की गई है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात की गई है। रिकवरी प्रोग्राम क्या बोलता है, फॉर सेविंग क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड हैबिटेट्स, मतलब जो है रिकवरी प्रोग्राम में वो स्पीसीज आएंगे जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं। सो फार 22 स्पीसीज इंक्लूडिंग स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लायन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गंगेटिक रिवर, डॉल्फिन ETC इंक्लूडेड अंडर इट, मतलब जो है ऐसे जो है 22 स्पीसीज के लिए जो है ये वाला प्रोग्राम अभी तक चलाया जा रहा है। की कंपोनेंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, मतलब जो है इसमें बेसिक कंपोनेंट ये है कि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है उसको मतलब उसको वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है उसको इस्टेब्लिश करने की बात इसमें की गई है। अब जब इसमें जब हैबिटेट्स को जो प्रोटेक्ट करने की बात की गई है तो इसमें जो स्लॉथ बियर है उस मतलब उसके बारे में देख लेते हैं कि नेम्स कम फ्रॉम द लॉन्ग क्लॉज एंड अनयूजुअल टीथ रिसेंबलिंग एज ए स्लॉथ, मतलब जो स्लॉथ बियर जो है ये वाला जो स्लॉथ बियर है तो इसका जो लॉन्ग क्लॉ मतलब ये जो क्लॉ जो है लंबा और अनयूजुअल टीथ के चलते इसको स्लॉथ बियर बोला जाता है। स्पेशलाइज्ड इन ईटिंग टर्माइट्स एंड एंट्स, मतलब छोटे जीव जंतु जो टर्माइट्स होते हैं, एंट्स होते हैं, मतलब चींटियाँ वगैरह, उनको खाने में ये स्पेशलाइज्ड है। डज नॉट हाइबरनेट अनलाइक अदर बियर स्पीसीज, हाइबरनेशन एक प्रोसेस है जिसमें जैसे एक्सट्रीम विंटर कंडीशन में जो है जनरली बियर जो है हाइबरनेशन में चले जाते हैं, मतलब जो सुसुप्ता अवस्था में चले जाते हैं, अपनी गुफा में जा करके 2-3-4 महीने के लिए जो है एकदम, जब एक्सट्रीम विंटर का सीजन हो जाता है तो वो सुसुप्ता अवस्था में आ जाते हैं।
शिकार पे भी नहीं जाते हैं और अपना डाइजेशन सिस्टम को एक्सट्रीम स्लो कर देते हैं, ताकि वो जो पहले का खाया हुआ है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो, उनको शिकार करने के लिए बाहर न जाना पड़े और अपने आप को वो ठंड से बचाते हैं। तो ऐसा जो हिबरनेशन वाला जो प्रोसेस है, सुसुप्तावस्था वाला प्रोसेस है, वो स्लॉथ बियर जो है फॉलो नहीं करता है। डज नॉट हाइबरनेट अनलाइक अदर बियर स्पीसीज। सॉलिटरी, मोस्टली नॉक्चुरल इन द सेंस रात में निकलने वाले। अजाइल एंड नोन एज ए वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव एनिमल इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अजाइल मतलब जो है फुर्तीला, चतुर, मतलब जो है एनर्जेटिक हमेशा दिखने वाला एजाइल एनिमल है। सॉलिटरी मतलब जो है एकदम मजबूत, और नॉक्चुरल मतलब रात में निकलने वाले हैं, और सबसे एग्रेसिव एनिमल जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इनको माना जाता है। हैबिटेट क्या है इनका? फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स नेटिव टू इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। मतलब जो है फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इनका जो है हैबिटेशन एरिया है। बेसिकली इंडिया, नेपाल और श्रीलंका में पाए जाते हैं। थ्रेट्स क्या है, मतलब किस कारण से इनको थ्रेटन है, मतलब नुकसान हो सकता है? तो हैबिटेट लॉस जो है वो सबसे ज़्यादा जो है नुकसानदायक है। हैबिटेट लॉस मतलब जिससे जो फॉरेस्ट वगैरह जो डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो जा रहा है, तो उसको बोला जाएगा कि हैबिटेशन इसका लॉस हो रहा है। हैबिटेशन लॉस है, डिग्रेडेशन, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल पॉपुलेशन फ्यूअर देन 20,000। मतलब पूरे वैश्विक स्तर पे इसकी पॉपुलेशन जो है अभी 20,000 से कम है, और इसके मेन थ्रेटन का कारण है क्या? हैबिटेशन लॉस, डिग्रेडेशन और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। कंजर्वेशन एफर्ट क्या है कि प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर 2025 में चालू किया गया। जैसा कि हमने देखा कि मतलब जो है किस तरीके से जो है इसको, मतलब जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत इसको चालू करने का एक जो प्रोविजन है। दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी कर्नाटका में स्टेब्लिश किया गया, या फर्स्ट डेडिकेटेड स्लॉथ बियर सेंचुरी इन एशिया, पूरे एशिया में। अब एक्चुअल में फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी कहाँ पे है? दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी कर्नाटका में है। फर्स्ट डेडिकेटेड मतलब जो है स्लॉथ बियर से संबंधित पर्टिकुलरली ये जो है फर्स्ट डेडिकेटेड सेंचुरी है पूरे एशिया में। स्लॉथ बियर का जो है अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत देखा जाए तो शेड्यूल्ड 1 एनिमल है, मतलब एक्सट्रीम प्रोटेक्शन इनको मिला हुआ है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, और जो है वल्नरेबल कैटेगरी में इनको IUCN की जो रेड लिस्ट की डाटा बुक्स है, रेड डाटा बुक्स, उसमें वल्नरेबल कैटेगरी में इनको दिया गया है। तो ये हमारा जो है डिस्कशन हुआ स्लॉथ बियर से संबंधित, और वाइल्ड लाइफ किस तरीके से इनका जो हैबिटेशन की स्कीम जो चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें स्लॉथ बियर को भी इंक्लूड कर लिया गया है, जस्ट लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट चीता जो चल रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट चीता। तो कंटेस्ट क्या है प्रोजेक्ट चीता का कि इंडिया एंड बोत्सवाना फॉर्मली अनाउंस्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ 8 चीतास टू इंडिया एज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट चीता। मतलब प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीता जो है इंडिया में आने हैं। ये दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। बोत्सवाना कहाँ है? अफ्रीका कंटिनेंट के साउथ वाले पोर्शन पे बोत्सवाना है, ठीक है। साउथ और वेस्ट कोस्ट के पास जो है बोत्सवाना है। ये जो प्रोजेक्ट चीता है वो उसको लॉन्च किया गया था 2022 में, एम्ड एट री इंट्रोड्यूसिंग, मतलब जो है दोबारा इंट्रोड्यूस करने के लिए चीता टू इंडिया आफ्टर द एक्सटिंक्शन इन द लेट 1940s और अर्ली 1950s। मतलब 1942 में जो है, लगभग 1942 में हमारे यहाँ लास्ट चीता जो है उसको जो है मारा गया था कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में, सीजी में, ठीक है। उसके बाद चीता को जो है इंडिया से एक्सटिंक्शन जो है डिक्लेयर कर दिया गया, विलुप्त डिक्लेयर कर दिया गया था। अब 2022 में जो है चीता को दोबारा री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इंडिया में अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर, जो अम्ब्रेला स्कीम है, अंडर द अम्ब्रेला जो है प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर, जिसका नाम चेंज करके प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट फ्रॉम 2023-24 उसको रख दिया गया है। तो इस अम्ब्रेला स्कीम के तहत जो है प्रोजेक्ट चीता को चलाया जा रहा है। कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, सपोर्ट अ पॉपुलेशन ऑफ 30 चीतास। ये दिसंबर 2025 का डाटा है कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर जो है 30 चीता अवेलेबल है, 30 चीता अवेलेबल है, ठीक है, 2025 तक में। इस प्रोजेक्ट चीता को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? तो NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, ये स्टेचुटरी बॉडी है। ये जो है इस प्रोजेक्ट चीता को जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो हमको ये देखना होगा कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी NTCA है। टेक्निकल असिस्टेंस किससे मिलता है? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया से इसको टेक्निकल असिस्टेंट मिलता है। चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी क्या है? एस्टेब्लिश बाय द NTCA इन 2023 टू ओवरसी, एवोल्यूएट एंड एडवाइस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट चीता। तो जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो जो है इस प्रोजेक्ट चीता के प्रोजेक्ट को जो है वो ओवरसी करेगी, एवोल्यूट करेगी और इससे संबंधित जो है एडवाइस देगी। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोजेक्ट आखिर चीता को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इस्टेब्लिश ब्रीडिंग चीता पॉपुलेशन इन सेफ हैबिटेशन अक्रॉस इट्स हिस्टोरिकल रेंज। मतलब चीता जो कि इंडिया में पहले पाया जाता था, जो इसका हिस्टोरिकल रेंज होगा, मतलब जिस क्षेत्र में जो है जिस रेंज में ये पाया जाता था, तो उस क्षेत्र में इसको इंट्रोड्यूस करके जो इसका सेफ लेवल तक के पॉपुलेशन को बढ़ाना है।
टू यूज चीता एज ए करिश्मेटिक फ्लेक्सिब एंड अम्ब्रेला स्पीसीज टू गार्नर रिसोर्स फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ ओपन फॉरेस्ट एंड सवाना सिस्टम। मतलब जो ओपन फॉरेस्ट चाहे सवाना इकोसिस्टम इंडिया में पहले अवस्थित था, चाहे अभी भी अवस्थित है, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके जो है ये जो एक करिश्मेटिक फ्लेक्सिब जिसको बोला जाता है स्पीसीज़ को जो है इंट्रोड्यूस करने की बात इसमें की गई है अंडर द प्रोजेक्ट चीता स्कीम। टू यूज इंश्योरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इको डेवलपमेंट इको टूरिज्म टू इन्हेंस लोकल कम्युनिटीज लाइवलीहुड। और इस प्रोजेक्ट चीता से फ़ायदा क्या है कि इकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, इकोलॉजिकल टूरिज्म मतलब इको टूरिज्म प्रोजेक्ट चीता अगर चल जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो चीता टूरिज्म भी जो है वो चलेगा। इससे जो है क्या होगा कि लोकल कम्युनिटी का जो है इनकम और लाइवलीहुड जो है वो बढ़ेगा, इन्हेंस होगा। तो इसके चलते जो है गवर्नमेंट ने इस पर फोकस किया है। जो चीता का जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये अफ्रीकन चीता जो बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका वगैरह से, जो नामीबिया से जो चीता आया है, और ये एशियाटिक चीता हुआ करता था। तो इसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है, ये जैसे हमारे यहाँ तो एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में था, तो अगर ये देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल्ड 1 के तहत में है, अपेंडिक्स साइट्स 1 जो है उसके अंतर्गत आता है ये, और IUCN अगर स्टेटस देखा जाए तो मतलब जो है एक तरीके से एक्सटिंक्शन ही था ये। और जो है ये जो है वर्ल्ड IUCN रेड लिस्ट में जो है अफ्रीकन चीता जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है चीता का, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ममल एंड द ओनली लार्ज कॉर्निवोर्स टू बी एक्सटिंक्ट इन इंडिया। तो मतलब जो है फास्टेस्ट ममल है, मतलब विश्व का सबसे तेज़ दौड़ने वाला ममल चीता ही है, और ओनली लार्ज कार्निवल्स मतलब यही ऐसा जो कार्निवोर्स है जो कि इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया है, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो गया है। अनलाइक द अदर बिग कैट लॉयन, टाइगर, लेपर्ड एंड जैगुआर, चीता डज नॉट रोर। मतलब जो रोरिंग जो साउंड जो आता है लॉयन का, चाहे टाइगर का, लेपर्ड का भी, जैगुआर का भी, वो रोरिंग साउंड जो है वो चीता नहीं क्रिएट करता है। तो चीता हो सकता है कि आपके जंगल से, आप जंगल में मतलब जो है जंगल सफारी कर रहे हैं, चीता अगर है भी तो आपको शायद वो उस मतलब जो है वो अगर दिख गया तब तो विजिबल हो गया तब तो अच्छी बात है, लेकिन उसके आवाज़ से आप जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। हैबिटेशन क्या है, तो एशियाटिक चीता का जो हैबिटेशन है फाउंड ओनली इन अरिड रीजन ऑफ ईस्टर्न ईरान ऑफिशियल डिक्लेयर एक्सटिंक्शन इन इंडिया। मतलब जो इंडिया एशियाटिक चीता जो है वो अभी ईरान में है, ईस्टर्न ईरान में उपस्थित है, इंडिया में तो इसको एक्सटिंक्शन हो गया है। अफ्रीकन चीता की बात की जाए तो फाउंड इन ग्रासलैंड्स, स्क्रबलैंड्स एंड ओपन फॉरेस्ट। मतलब जो ग्रासलैंड और स्क्रब जो होता है वो ओपन फॉरेस्ट में आता है, मतलब यहाँ बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं, ग्रासलैंड्स टाइप के होते हैं। दूर दराज में जो है स्पार्सली जो है जो बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं, बाकी मैक्सिमम जो है ग्रासलैंड्स ही होते हैं। अक्रॉस द कंटिनेंट स्पेशली इन द बोत्सवाना, नामीबिया एवं साउथ अफ्रीका। और इंडिया का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट चीता, ये इन्हीं 3 देशों से जो है चीता इंपोर्ट करने की बात चल रही है। नामीबिया होल्ड्स द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और चीता का पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा नामीबिया कंट्री में स्थित है। अब अबाउट द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो ईस्टर्न मध्य प्रदेश में है। रीजन इज नोन एज निमार रीजन है, जो मध्य प्रदेश का जो निमार रीजन है वहाँ पर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। फॉरेस्ट टाइप क्या है, पार्ट ऑफ द कथियार गिर ड्राई डिसीजुअस फॉरेस्ट। तो ये ड्राई डिसीजुअस फॉरेस्ट है। रिवर जो है चंबल नदी के रिवर क्षेत्र में आता है, और डैम जो है सराउंडिंग द गांधी सागर डैम बैक वाटर। मतलब जो है गांधी सागर डैम का जो है मतलब एरिया में ये स्थित है। पेड़ कौन से पाए जाते हैं जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पर ये प्रोजेक्ट चीता वगैरह आसपास के क्षेत्रों में चल रहा है, तो सलाई, करधाई, धावड़ा, तेंदू और पलास, ये पेड़ मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ क्या है, वाइल्ड डॉग्स जिसको ढोल्स बोलते हैं, चिंकारा, लेपर्ड्स, ऑटर और मगर मतलब एक क्रोकोडाइल का मगरमच्छ जिसको बोलते हैं, वो प्रजाति यहाँ पे मिलती है। हिस्टोरिकली क्या है, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स फेमस चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर। चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर जो है हिस्टोरिकली जो है अगर देखा जाए तो वो यहाँ पे फेमस जो है एक तरीके का नेचुरल साइट्स दिखता है। तो ये हुआ हमारा प्रोजेक्ट चीता से संबंधित डिस्कशन।